मंदरजा झील मालूमात जो इस वीडियो में फराहम की गई है, ये आपकी सर्जरी की तैयारी के बारे में हिदायत है। अलबत्ता मुख्तलिफ सर्जन्स के ज़ाब्ते और तरीक़ेकार में फ़र्क हो सकता है। अगर आपकी अमल जराही से मुतालिक किसी किस्म की मखसूस मालूमात हो तो आपको आपका सर्जन मतला कर देगा। हम आपको सर्जरी से कब्ल घर पर की जाने वाली वर्जिशें, अपने घर पर क्या बंदोबस्त किया जाए कि जब आपकी वापसी हो तो आपको आसानी रहे, अस्पताल में क्या क्या अशियाई लानी है, सर्जरी के फौरन बाद और अस्पताल में दौरान क़याम आपकी ताकत क्या होनी चाहिए, दर्द रफा करने का तरीक़ेकार, सर्जरी के बाद की हिफाजती तदाबीर ताकि जब आप घर जाएं तो महफूज रहें, सर्जरी के बाद की वर्जिशें जो आपकी तंदुरुस्ती में मावन साबित होंगे, सर्जरी के बाद की हिफाजती तदाबीर की दिगर मखसूस हिदायत। सर्जरी से कब्ल की वर्जिशें उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी की सर्जरी के बाद की वर्जिशें। मंदरजा झील पेश करदा वर्जिशें अहम पटों को मजबूत करने में मावन साबित होंगी और आपकी सेहत याबी के अमल को तेज करने में भी मावन होंगी। बराए मेहरबानी इस वर्जिशें की तरीक़ेकार पर अमल करने से पहले अपनी खानदानी मुआलिज से रजू कर ले। जिस कदर भी मुमकिन हो सर्जरी से कब्ल अपने आप को फाल रखें। बिला नागा चहल कदमी को मामूल बनाने की कोशिश करें, जिसमें आप रोजाना बेसमेंट की चहल कदमी करें। हसब जरूरत वक्फा कर लें। अपनी कोत कल्ब को बेहतर करना आपकी सर्जरी और बाद अज सर्जरी मावन साबित होगी। अगर आपके जोड़ों का दर्द इस अमल में रुकावट हो तो आपके लोकल कम्युनिटी सेंटर पूल में बिला नागा एक्वाफिट क्लास आपके लिए मौजू है। अगर बंदोबस्त मुमकिन हो तो सकीन वर्जिशी साइकिल का इस्तेमाल इसका मतबदल हो सकता है। अगर आप अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में दिक्कत महसूस करते हैं या चलने के लिए कोई इमदादी सामान मसलन छड़ी या वॉकर इस्तेमाल करते हैं तो बराए करम इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास मतलूब इमदादी मदद मौजूद हो ताकि आप बाहिफाजत सेकंड वर्जिशी साइकिल से उतर सके और सवार हो सके। आपके जिस्म के ऊपरी हिस्से का ताकतवर होना निहायत जरूरी है ताकि आप वाकर या चलने के लिए कोई भी इमदादी सामान व हिफाजत इस्तेमाल करने के काबिल हो सके। आपकी सर्जरी के बाद आपको इब्तदाई में अपने बाजू और कंधों की ताकत पर इन्हिसार करना पड़ सकता है ताकि आप अपने ऑपरेशन करदा टांग पर पड़ने वाले दबाव को किसी हद तक कम कर सकें। आपके बाजू और कंधों की मजबूती और तैयारी के लिए अमली मज़ाहिरा। एक मजबूत बाजू वाली साकत कुर्सी पर बैठें। जिस टांग का ऑपरेशन होना है उसे थोड़ा आगे को सरकाएं और अपनी दूसरी सेहतमंद टांग को कुर्सी के नजदीक फर्श पर मजबूती से रखें। अपने हाथों को कुर्सी के बाजू पर अपने कूल्हों के मुतवाजी रखें। अपने हाथों से नीचे की जानिब कुर्सी के बाजू पर जोर लगाएं और अपनी कोहनियों को सीधा करें ताकि आप अपने कूल्हों को कुर्सी से उठा सके। इस पोजीशन को 3 से 5 सेकंड तक बरकरार रखें और खुद को आहिस्तगी से नीचे इब्तदाई पोजीशन पर ले जाएं। अगर आपको पहले से ही कंधे के दर्द का सामना है या कुर्सी के बाजू ज्यादा ऊंचे हैं तो आप इस वर्जिशे पर इस तरह अमल कर सकते हैं कि अपने हाथों को अपने दोनों तरफ कुर्सी की सीट पर रखें और अपने हाथों और कोहनी से नीचे की जानिब जोर लगाएं। अपने कूल्हे को सीट से थोड़ा सा उठाएं। इस पोजीशन को 3 से 5 सेकंड तक बरकरार रखें। फिर खुद को इब्तदाई पोजीशन पर वापस नीचे ले जाएं। ये अमल 10 मरतबा करें और दिन में 3 से 5 मरतबा करें। आपके कूल्हे का जोड़ एक रान की हड्डी के सिरे पर मशमल होता है जिसे रान की हड्डी भी कहा जाता है, जो एसिटाबुलम में जुड़ता है जो आपकी पेल्विक बोन में सॉकेट का काम करती है। कूल्हे की हड्डी की इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस वक्त आपका कूल्हा कैसा दिखाई देता है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि आपकी सर्जरी के बाद आपका कूल्हा कैसा दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोस्थेसिस को हड्डी में महफूज कर लिया जाएगा ताकि इसकी मजबूती और पायदारी को यकीनी बनाया जा सके। इससे आपकी बॉल और सॉकेट जॉइंट मौजूदा खरदरे सख्त और तकलीफ दा जोड़ की निस्बत बेहतरीन हमवार अंदाज में काम करेगी। एरोबिक और बाजू को ताकत देने वाली वर्जिशों के साथ इजाफी तौर पर मंदरजा झील 4 वर्जिशें मखसूस पटों की मजबूती में मावन साबित होंगी जो कि आपको नक्ल व हरकत और बाद अज सर्जरी सेहतयाबी में मदद देंगी।
ورزشیں شروع کرنے سے قبل آپ کو ایک زمین سے بلند ہموار سطح کی ضرورت ہوگی جس پر آپ لیٹ سکیں۔ آپ کا بیڈ اس کے لیے ایک بہترین سطح ہے۔ آپ کو ایک کوارٹز رول جو کہ ایک موٹے تولیے کو اندازاً 6 انچ قطر اور 12 انچ لمبائی میں لپیٹ کر بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پلاسٹک کے بیگ کی بھی ضرورت ہوگی۔ ذیل کی چاروں ورزشیں دونوں ٹانگوں کے لیے مکمل کرنا ضروری ہے۔ ہر ٹانگ کے لیے 10 سیٹ 3 سے 5 مرتبہ روزانہ۔ اپنے پشت کے بل لیٹ کر اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیں۔ اپنی ایک ٹانگ کو اپنے پہلو کی طرف سرکائیں اور پھر اسے واپس ابتدائی پوزیشن میں لے آئیں۔ اگر بیڈ پر ٹانگ سرکانے میں آپ کو دقت ہو تو ایک پلاسٹک بیگ ٹانگ کے نیچے رکھ کر سطح میں تھوڑی فاصلہ پیدا کریں تاکہ رگڑ سے بچا جا سکے۔ اپنے پشت کے بل لیٹیں، اپنے کولوں کو باہم مضبوطی سے سکیڑیں، 5 سیکنڈ تک اس دباؤ کو برقرار رکھیں اور پھر ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اپنے پشت کے بل لیٹیں اور اپنے گھٹنے دھرے کر لیں۔ اپنے کولوں کو باہم مضبوطی سے سکیڑیں اور اپنے کولوں کو بیڈ کی سطح سے 4 سے 6 انچ تک اٹھائیں۔ کولوں کو اٹھانے کے لیے اپنی ٹانگوں اور کونیوں کی مدد سے زور لگائیں۔ واپس نیچے جانے سے پہلے یہاں 3 سے 5 سیکنڈ تک اس پوزیشن کو برقرار رکھیں اور پھر آہستگی سے آغاز والی پوزیشن پر چلے جائیں۔ اپنے پشت کے بل لیٹیں اور کوارٹز رول کو اپنے گھٹنوں کے نیچے رکھیں۔ اپنے گھٹنوں کی پشت کو رول پر ٹیک دیں، پھر اپنی ایڑی کو بیڈ سے اٹھائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی گھٹنوں کی پشت اس تمام حرکت کے دوران رول پر جمی رہے۔ اپنے گھٹنوں کو آہستگی سے سیدھا کریں اور ابتدائی پوزیشن پر لے جانے سے پہلے اس پوزیشن کو 3 سے 5 سیکنڈ تک برقرار رکھیں۔ اپنے گھر پر سرجری سے قبل ہی ایسا بندوبست کر لے کہ جب آپ سرجری کے بعد گھر لوٹیں تو آپ کے لیے بہترین انتظام موجود ہو۔ اپنی چیزوں کو ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ ان تک بآسانی پہنچ سکیں۔ روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء کو ایسی جگہوں پر رکھیں کہ آپ سرجری کے بعد کی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ان تک پہنچ سکیں۔ مثال کے طور پر اشیاء خوردنوش کو فریج کے اوپری خانوں میں رکھیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ادویات کو اپنی کمر کی اونچائی پر رکھیں تاکہ آپ کو جھکنے، اوپر تک پہنچنے یا کسی چیز پر چڑھنے کی ضرورت نہ رہے۔ پائیدان ہٹا لیں۔ اپنے باورچی خانے، غسل خانے یا باہری دروازے سے تمام چھوٹے پائیدان ہٹا لیں کیونکہ ان پر سے گرنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری بکھری ہوئی اشیاء کو ہٹا دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر کے داخلی راستے اور صحن میں غیر ضروری اشیاء زیادہ تعداد میں نہ ہوں، کیونکہ جب آپ گھر واپس لوٹیں گے تو اس وقت آپ واکر کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ کوئی بکھری ہوئی برقی تاریں ہوں تو انہیں ہٹا لیں تاکہ آپ ان پر سے گرنے سے محفوظ رہیں۔ رات میں روشنی کے بلب۔ اگر رات میں آپ باتھ روم جائیں تو روشنی کا مناسب انتظام آپ کے گر جانے کے اندیشے کو کم کر سکتا ہے۔ سیڑھیوں کے گرد جنگلہ۔ چونکا ہسپتال سے واپسی پر آپ کو سیڑھیاں چڑھنے یا اترنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کی سیڑھیوں کے گرد جنگلہ موجود ہو اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ یہ جنگلہ محفوظ بھی ہو۔ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو اپنی سرجری سے قبل راشن وغیرہ کا ذخیرہ کر لیں اور چند کھانے قبل از وقت تیار کر لیں۔ بنے بنائے تیار فروزن کھانے بھی اس معاملے میں کافی معاون ثابت ہوں گے کیونکہ آپ کو انہیں پکانے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ یہ اپنے خاندان یا عزیزوں پر انحصار کرنے کے لیے بہترین وقت ہے تاکہ آپ کو کچھ اضافی مدد میسر رہے۔ ایسے معاون جوتے جن کی ہیل پیچھے سے بند ہو۔ دوڑ کے لیے استعمال ہونے والے جوتے نہایت موزوں ہے۔ فلپ فلاپ یا سینڈل استعمال نہ کریں۔ کوئی بھی تلوے یا جوڑوں کے روایتی امدادی میکانیات جو آپ اس وقت استعمال کر رہے ہو۔ اگر آپ چلنے پھرنے کے لیے کسی قسم کا امدادی سامان استعمال کرتے ہیں تو آپ برائے مہربانی اسے ساتھ لے کر آئیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس پر واضح نشاندہی کی گئی ہو۔ ایک بڑا تولیہ جسے لپیٹ کر آپ کی ورزشوں کے لیے رول بنایا جائے گا۔ سرجری کے بعد کی توقعات کو قبل از وقت سمجھ لینا آپ کی سرجری کے فوراً بعد کے کچھ خدشات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہاں ان باتوں کی وضاحت ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کیا دیکھیں گے۔
10 घुटने और 7 कूल्हे की। आपकी इंट्रावेनस लाइन अद्वयात को बराह रास्त आपके खून में शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सांस लेने में आसानी के लिए नथनों के जरिए ऑक्सीजन मुहैया की जाएगी। आप में से चंद एक को पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक या PCA पंप दिया जाएगा। इस बात का इन्हिसार आपकी सर्जरी की किस्म और एनेस्थीसिया के तरीकाकार पर होगा। इसे मरीज दर्द रफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनकी जरूरत हुई तो अस्पताल का अमला आपको इनके इस्तेमाल का तरीकाकार समझा देगा। यहाँ कुछ इजाफी चीजें हैं जिनका सामना आपको सर्जरी के बाद हो सकता है। सोजिश। आपके ऑपरेशन करता टांग में सोजिश वो पहली चीज है जिसका आपको तदारक होगा। सर्जरी के बाद सोजिश का होना एक मामूल की बात है और इसे सेहतयाबी का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। आपको इस बात का तदारक भी होगा कि आपकी ऑपरेशन करता टांग सुर्खी माइल दिखाई दे रही है। ऐसा इस वजह से होता है कि ऑपरेशन से कब्ल इस पर जरासीम कश अधवे का इस्तेमाल किया जाता है। कब्ज की शिकायत। आपकी सर्जरी के दौरान और बाद में की जाने वाली अद्वयात के बाअस मुमकिन है कि किसी हद तक कब्ज की शिकायत हो जाए। बेड से उठने, चलने फिरने और मायात के इस्तेमाल से ये शिकायत कम हो जाएगी और आपको इस शिकायत को दूर करने के लिए अद्वयात भी मुहैया की जाएगी। आपकी नर्स आपकी कब्ज की शिद्दत का जायजा लेती रहेगी। आपके पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम मौजूद होगी जो आपको सेहतयाबी के मराहिल के बारे में मुकम्मल रहनुमाइयाँ फराहम करेगी। यह आपको रोजमर्रा की बेहतरीन हिफाजती तदाबीर के बारे में सिखाएंगी, जैसा कि बिस्तर से उतरना और चढ़ना, चलना फिरना, बैतुल खला और गुस्ल खाने जाना। शुरू में आपको इन मामलात में अपनी नर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद की जरूरत होगी। सर्जरी के अगले ही दिन आपकी फिजियोथेरेपी टीम आपकी नक्ल व हरकत का जायजा लेगी और आपको मौजूद चलने के इमदादी सामान का मशवरा देगी। वो इस बात का तयन भी करेगी कि आपको अपने कमरे में बहिफाजत चलने फिरने और बाथरूम जाने के लिए किस कदर मदद की जरूरत होगी। वो चाहेंगे कि आप बिस्तर के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठे और आपको वर्जिशी के मुतालिक हिदायत फराहम करेगी, जो आपने या तो खुद करनी होगी या अपने खानदान में से किसी की मदद से करनी होगी। अस्पताल में कयाम के दौरान आपके नक्ल व हरकत में बेहतरी आएगी और अस्पताल से वापसी के वक्त आपको सीढ़ियों से उतरने और चलने के बारे में हिदायत भी दी जाएगी। आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी टीम आपको दरकार इजाफी साजो सामान और पहनने की इमदादी सामान का मशवरा देगी ताकि आपको रोजमर्रा मामलात में मदद फराहम हो सके। खून के जमने की खदशात को कम करने के लिए ये निहायत जरूरी है कि जब आप जाग रहे हो तो हर घंटे में 10 से 20 मरतबा आप मंद रजा जेल तेन दौरान खून की वर्जिशें करें। पाँव और टखने के पंप। अपने पंजों और टखनों को अपने पीछे की तरफ ऊपर की तरफ मोड़ें, फिर इन्हें हमवार हरकत से खुद से दूर ले जाएं। अपने कूल्हों और घुटनों को साकन रखें, सिर्फ आपका टखना हरकत करे। साकन क्वाड्रिसेप्स। अपनी टांगे सीधी रखें, अपने रानों की ऊपरी पटों को सख्त करते हुए अपने घुटनों की पश्त को नीचे बिस्तर की तरफ ढकेलें। यहाँ 10 सेकंड इंतजार करें और फिर ढीला छोड़ दें। साकन ग्लूट्स। अपनी टांगे सीधी रखें, अपने कूल्हों को बाहम सुकेड़े। यहाँ 10 सेकंड मजबूती से इस पोजीशन को बरकरार रखें, फिर ढीला छोड़ दें। आपको गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत होगी। अपने नाक से सांस लें और मुंह से सांस बाहर निकालें ताकि आप किसी किस्म की कल्बी पेचीदगी के खदशात से महफूज रहें। हमारा मशवरा है कि जब भी आप जाग रहे हो तो हर घंटे बाद आप 4 गहरी सांस लें, जिसके बाद एक बार खांसें। ऐसा करने से आपको मजीद ऑक्सीजन देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अगर आपको नाकाबिल बर्दाश्त पिंडली का दर्द हो रहा हो तो फौरन अपने नर्स को आगाह करें। इस दर्द के साथ सोजश का मामूल से ज्यादा होना, जो कि सुर्ख गर्म होना और पैल्पेशन होना, ये तमाम अलामात खून की जमने का इशारा भी हो सकती हैं।
सर्जरी के बाद आप अक्यूट पेन सर्विस टीम के मेंबरान से मुलाकात करेंगे। इस टीम में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और नर्सें होती हैं। अक्यूट पेन सर्विस टीम आपके सर्जन, नर्सों और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर आपकी दर्द रफा करने का इंतजाम करेंगी। अक्यूट पेन सर्विस टीम के मेंबरान आपका जायजा लेने के लिए रोजाना आपको देखेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपका दर्द कंट्रोल में है। अद्वियात का कोई रद्द अमल तो नहीं और ये कि आप अपने दर्द की शिद्दत के कंट्रोल से मुतमईन है। तशखीश के इस तरीकाकार में शामिल होगा कि आप अपने दर्द की शिद्दत का अंदाजा 0 से 10 तक लगाकर बताएं। 0 इस बात की निशानीदेही है कि आपको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं और 10 निशानदेही करता है कि आपकी तकलीफ की शिद्दत इस कद्र है कि इससे कबल आपको इतने शदीद दर्द का सामना नहीं रहा। आपसे ये भी कहा जाएगा कि आप वजाहत करें कि आपके दर्द की नौइयत क्या है। मिसाल के तौर पर आम दर्द, तेज दर्द, शदीद दर्द वगैरह। इस किस्म के तज्ज़े अक्यूट पेन सर्विस टीम और आपके डॉक्टर और नर्सों की मावनत करते हैं कि वो बेहतर तौर पर समझ सके कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ताकि वो आपके दर्द का बंदोबस्त करने के लिए कोई हिकमत अमली मुरतब कर सके। ये बात अहमियत की हामिल है कि हर एक शख्स दर्द को मुख्तलिफ अंदाज से महसूस करता है और अगरचे आपने पहले भी सर्जरी करवाई हुई हो तब भी इस मर्तबा आप मुख्तलिफ दर्द महसूस कर सकते हैं। हम दर्द कैसे और क्यों महसूस करते हैं? जब हम जख्मी होते हैं तब हमारा जिस्म इश्तिआल अंगेज केमियाई मवाद पैदा करता है और जख्मी हिस्सा हर आम मगज के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। जब सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है तब हमें पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है और ये दर्द हमें कैसा महसूस हो रहा है। हमारा जिस्म कुदरती तौर पर दर्द को रफा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हर मर्तबा काफी नहीं होता। लिहाजा रफा दर्द की अद्वियात लेने से दर्द रफा करने में मदद मिलती है। अस्पताल में क़याम के दौरान आपके दर्द को रफा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात दी जाएगी। मुख्तलिफ किस्म की दर्द के अदम एहसास या रफा दर्द के बंदोबस्त का हवाला इसी की किस्म है। ऐसा करने का मकसद जख्म से दिमाग तक पहुँचने के मुख्तलिफ मराहिल में दर्द पर हमला करना है। आपको टाइलेनॉल, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, ओपियोइड्स अद्वियात दी जा सकती है जो कि दर्द को रफा करने के लिए ताकतवर दवाएं हैं, जैसा कि मॉर्फिन या पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, ताकि आपके दर्द को रफा करने का इंतजाम किया जा सके। आपकी नर्स आपको जदवल के बुनियाद पर देर से असरअंदाज होने वाली रफा दर्द की अद्वियात देगी और आप इन्हें शदीद दर्द की सूरत में जल्द असरअंदाज होने वाली अद्वियात का कह सकते हैं। जल्द असरअंदाज होने वाली अद्वियात तकरीबन 30 मिनट बाद अपना असर जाहिर करती है। हमारा मशवरा है कि इससे कबल कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आपके दर्द की शिद्दत में इजाफा हो, जैसा कि चलना फिरना, वर्जिशें करना या सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह, तो आप दर्द पर जल्द असरअंदाज होने वाली अद्वियात का कह सकते हैं। रफा दर्द की अद्वियात बाज़ औक़ात रद्द अमल भी जाहिर कर सकती है। उमूमी रद्द अमल में सर चकराना, उल्टी आना, घुनूदगी, कब्ज, खारिश और नींद की ज्यादती शामिल है, जो कि आमतौर पर अद्वियात लेने के कुछ देर बाद होता है। इनमें से ज्यादातर रद्द अमल का इलाज किया जा सकता है। लिहाजा ये बात अहम है कि आप अपनी नर्स को इनके बारे में मतला करें। यह बात भी अहम है कि अगर आपकी अद्वियात आपके दर्द को रफा नहीं कर रही तो आप अपनी नर्स को इस बात से आगाह करें। आपकी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको पेरिफेरल ब्लॉक आपकी सर्जरी से कबल या सर्जरी के बाद सेहतयाबी के कमरे में आपको दे सकते हैं। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एक तरीकेकार है जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऊपरी रान में इंतहाई एहतियात से मुंतखब करदा रगों के इर्द गिर्द इन्हें मुंजमद करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं जो आर्जी तौर पर आपके आज़ा के हिस्स और हरकत को खत्म कर देता है। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक का मकसद ऑपरेशन के बाद आर्जी तौर पर आपको कुछ देर के लिए दर्द से आराम देना होता है और सर्जरी के बाद आपको दी जाने वाली रफा दर्द की अद्वियात की मिकदार की कमी में मावनत करना होता है। बेहिस करने वाली अद्वियात की इंजेक्शन का असर 3 से 24 घंटे तक कायम रह सकता है। हम कतई तौर पर नहीं जानते कि आपकी बेहिसी कब खत्म होगी, लिहाजा जब आप दर्द महसूस करें तो बराए मेहरबानी अपनी नर्स को आगाह करें और इनसे कहे कि आपको रफा दर्द की अद्वियात मुहैया करे ताकि आपको दर्द से आराम
آ سکے۔ اگر بے حسی 24 گھنٹے سے زائد برقرار رہے تو یہ بھی اہم ہے کہ آپ اپنی نرس کو آگاہ کریں تاکہ ایکیوٹ پین سروس ٹیم اور آپ کے سرجن آپ کی صورتحال کا صحیح جائزہ لگا سکے۔ رفع درد کی ادویات لینے کے علاوہ اضافی طریقے بھی ہیں جن سے آپ اپنے درد کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ درد کے مقام پر گرمائش یا برف کا استعمال، گہری سانس لینے کی ورزشیں، ریلیکسیشن ٹیکنیک یا ڈسٹریکشن ٹیکنیک جیسا کہ میوزک سننا، ٹی وی دیکھنا، مطالعہ کرنا وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہسپتال میں قیام کے دوران آپ کو اپنے درد کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کوئی سوالات یا خدشات ہے تو بلا جھجک اپنے ڈاکٹر، نرسوں اور ایکیوٹ پین ٹیم کو آگاہ کریں۔ ہم 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن موجود ہیں۔ آپ کی درخواست پر آپ کی نرس ہسپتال کے پیجنگ سسٹم کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتی ہے۔ خواہ آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، اپنی کمر کو 90 ڈگری سے زیادہ نہ جھکائیں۔ اپنی آپریشن کردہ پہلو کی طرف والے گھٹنے کو اپنی کمر کے برابر اونچائی سے اونچا نہ اٹھائیں۔ اپنی ٹانگوں کو اکٹھا نہ رکھیں یا گھٹنے ایک دوسرے کے اوپر نہ رکھیں، نہ ہی ٹخنے رکھیں۔ خواہ آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، اپنے جسم کو مروڑ نہ دیں اور نہ ہی اپنی کمر پر گھومیں۔ خواہ آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، اپنی ٹانگ یا ٹخنے کو اندر یا باہر کی جانب نہ موڑیں۔ باتھ روم میں کموڈ یا اونچائی والا ٹوائلٹ ہی استعمال کریں۔ جنسی تعلقات کے بارے میں اپنے کولہے کی احتیاطی تدابیر کو یاد رکھنا نہایت اہم ہے۔ اگر سرجری کے بعد جنسی قریبات کا ارادہ ہو تو ہمارا مشورہ ہے کہ جو شخص سرجری کے مراحل سے گزرا ہو وہ نیچے رہے۔ سرجری کے بعد 8 سے 12 ہفتے تک حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نتیجتاً آپ کے روزمرہ کے چند معاملات کو ذرا مختلف انداز سے منظوم کرنا ضروری ہے۔ آپ کے آکیوپیشنل تھراپسٹ آپ کو سرجری کے بعد روزمرہ کے معاملات کے بہتر منظوم انداز سے سر انجام دینے کے لیے نئی ٹیکنیک کے بارے میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مناسب حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو امدادی سامان کا مشورہ بھی دیں گے۔ عموماً ٹوائلٹ کی سیٹ قدرے نیچے سطح پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے یا آپ کو اپنا کولہا 90 درجے کے زاویے سے زائد پر رکھنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو ایک بازو والی اونچی ٹوائلٹ سیٹ کا بندوبست عارضی طور پر کرنے کی ضرورت ہوگی، جو آپ کو ٹوائلٹ پر آنے جانے میں معاونت کرے گی اور آپ کو اٹھنے کے لیے درکار اضافی مدد فراہم کرے گی۔ اگر آپ شاور کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین ہے۔ اگر آپ نہانے والی کرسی کا بندوبست کر لیں تو آپ بیٹھ کر غسل کر سکیں گے۔ اگر آپ نہانے کے لیے ٹب کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ٹب میں جانے اور باہر نکلنے کے لیے ایک بینچ کا بندوبست کرنا ہوگا، جو سرجری کے بعد زیادہ حفاظت فراہم کرتا ہے۔ اور ہم اس لیے بھی اس کا مشورہ ہم دیتے ہیں کہ آپ ٹب میں داخل ہونے یا نکلنے کے دوران اپنی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرنے میں بے احتیاطی نہ کریں۔ آکیوپیشنل تھراپسٹ گھر واپسی سے قبل ہسپتال میں آپ کو اس کے استعمال کی تیاری کروا سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر میں آپ کے بیٹھنے کے لیے مناسب کرسی کا بندوبست موجود ہو جو زیادہ نیچی نہ ہو۔ مثال کے طور پر صوفہ عموماً قدرے نیچے ہوتا ہے۔ صوفے سے بغیر مدد کے اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور کولہے کی سرجری کے مریض کو اپنی کمر کو 90 درجے کے زاویے سے زائد خم دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بازو والے کھانے کی میز کی کرسی یا بڑی ٹیک والی کرسی دونوں ہی بہترین انتخاب ہیں۔ اگر ضروری ہو تو آپ کرسی کی سطح کو تھوڑا اونچا کرنے کے لیے تکیے یا کشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اوپری حصے پر لباس پہننے کا طریقہ وہی ہوگا جو عموماً ہوتا ہے، لیکن آپ کی حفاظتی تدابیر کے مد نظر آپ کے لیے جسم کے زیرے حصے کا لباس پہننا ایک کٹھن کام ہے۔ کثیر الانووا امدادی سامان موجود ہے جو آپ کو سرجری کے بعد آپ کو مطلوبہ آزادانہ مناسب لباس کے پہننے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتلون اور زیر جامہ پہننے کے لیے ریچر کافی معاون ہوگا اور ایک لمبے ہینڈل والا شو ہارن آپ کو جوتے پہننے میں مدد دے سکتا ہے۔ ساک 8 بھی جرابے پہننے کے لیے معاون ہے۔ ہم اس بات کا مشورہ دیں گے کہ آپ سرجری سے قبل اپنا تمام مطلوبہ سامان یا تو خرید لیں یا کرائے پر لے لیں۔ لباس کا کچھ امدادی سامان جیسے کہ شو ہارن اور ریچر تو آپ کو ڈالر سٹور سے بھی مل سکتا ہے۔
जब आप अस्पताल से वापसी के लिए तैयार होंगे तो आप अपनी गाड़ी में घर जाएंगे। हमारा मशवरा है कि आप गाड़ी की अगली मुसाफिर सीट पर बैठें और सीट को बिल्कुल पीछे ले जाएं ताकि आपको टांगे फैलाने की ज्यादा जगह मिल सके। आप सीट पर प्लास्टिक बैग भी रख सकते हैं जो आपको आगे और पीछे सरकने के लिए मदद देगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी वापसी से कबल इस पर गौर करेगा और अगर जरूरत पेश आई तो आपकी मदद भी करेगा। कूल्हे और घुटनों की सर्जरी के मरीजों का अस्पताल में 2 से 3 दिन कयाम होता है, लेकिन चूंकि हर शख्स मुख्तलिफ होता है, लिहाजा अस्पताल से वापसी की तारीख में फर्क हो सकता है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हर शख्स अफरादी तौर पर किस कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। बराए मेहरबानी आप अस्पताल से दूसरे दिन वापसी का मंसूबा बनाएं। बराए मेहरबानी इस बात की उम्मीद न रखें कि आपको अस्पताल से वापसी से मुतालिक कब्ल अज वक्त मतला किया जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखें कि आपको सर्जरी के दूसरे या तीसरे रोज अस्पताल से वापस भेजा जा सकता है। आपकी और आपके खानदान के अस्पताल से घर तक ले जाने की तमाम तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और आपकी सर्जरी के अगले दिन अस्पताल से आपकी मुतवक्का वापसी के मुताबिक तमाम तर जरूरियात मुकम्मल होनी चाहिए। बराए मेहरबानी तमाम जरूरी सामान अपने घर पर तैयार कर लें। आपको अलल सुबह भी वापस भेजा जा सकता है या दोपहर के बाद भी। इस बात का फैसला आपके अस्पताल में कयाम के दौरान किया जाएगा। आपकी तैयारी मुकम्मल न होने की बुनाई पर अस्पताल का अमला आपकी वापसी में ताखीर नहीं करेगा। लिहाजा बराए मेहरबानी अस्पताल से वापसी की तमाम तैयारी अपने अस्पताल में दाखिले से कब्ल मुकम्मल कर लें ताकि आपको किसी किस्म की पेचीदगी का सामना न करना पड़े। बराए मेहरबानी इस बात को मद्देनजर रखें कि सर्जरी के बाद बहाली के मराहिल में अस्पताल में रहने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, लिहाजा आपसे ताअवन की तवक्को की जाती है। अगर अस्पताल से वापसी के मंसूबे के हवाले से आपकी कोई सवालात या खदशात है या अगर आप अकेले रहते हैं और इसके अलावा दिगर मालूमात लेना चाहते हैं और दिगर मकामात जहां आप सर्जरी के बाद कयाम कर सके इनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो ये बात अहम है कि आप सर्जरी से कब्ल डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर से राब्ता करके इस हवाले से मदद ले लें। अगर आपकी बेहाली या सर्जरी के बाद के मुआयने के लिए आने जाने के हवाले से दौरान सफर आपकी मदद के लिए आपकी फैमिली या दोस्त मौजूद नहीं तो ट्रांस हेल्प जो कि पील के इलाके में काम करता है इनसे ये सहूलियत हासिल की जा सकती है। ऑनलाइन दरख्वास्त और दिगर मालूमात इनकी वेबसाइट से या इनके टेलीफोन नंबर पर राब्ता करके हासिल की जा सकती है। वेबसाइट www.peelregion.ca/transhelp, टेलीफोन नंबर 9057911015 90579111015। इनकी सर्विस एक्टिवेट करने के लिए 5 से 10 बिजनेस दिन कबल इन्हें नोटिस देना जरूरी है। लिहाजा ये बात अहम है कि आप इसका इंतजाम कबल अज वक्त कर लें। ट्रांस हेल्प सर्विस जो पील के इलाके में है इसमें ब्रैम्पटन, कोलेडॉन, मिसिसोगा और एटोबिकोक के चंद इलाके, वुडबाइन रेस ट्रैक, एटोबिकोक जनरल हॉस्पिटल और किपलिंग सबवे के इलाके शामिल है। कम्युनिटी केयर एंड एक्सेस सेंटर CCAC आपको बहाली की सहूलियत आपके घर में फराहम करेगी जिसके तमाम इखराजात की अदायगी OHIP से की जाएगी। आपके लिए CCAC की सहूलियत का बंदोबस्त आपके अस्पताल से वापसी से कबल ही टीम की तरफ से अज खुद किया जाएगा। आपके सेशन की तादाद के तयन का दारोमदार आपके अस्पताल से वापसी के बाद CCAC की तरफ से किए जाने वाले तज्ज़िये पर होगा। आपके डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक आपको 10 रोज से 3 हफ्ते के दौरानिये के लिए खून को पतला करने वाली अद्वियात दी जाएगी। खून पतला करने वाली दवा जो आपको दी जाएगी उसका नाम एनेक्सोपरिन जिसे लेवोनॉक्स भी कहा जाता है। यह एक सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शन है जो पहले से तैयार करदा सिरिंज की मदद से आपके पेट के जरिए लिया जाता है। अस्पताल में आपके कयाम के दौरान आपकी नर्स आपको या आपकी मदद पर मामूर शख्स को इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर देगी कि आपने इस इंजेक्शन को कैसे लेना है। इस इंजेक्शन के अज खुद इस्तेमाल की जिम्मेदारी आप पर होगी। अस्पताल इंतजामिया इस इंजेक्शन लगाने के लिए किसी फर्द को आपके घर नहीं भेज सकती। लिहाजा अगर आप
महसूस करते हैं कि आप इस इंजेक्शन को अज खुद नहीं लगा सकते, तो ये इंतहाई अहम है कि आप इस मकसद के लिए अपने किसी दोस्त या खानदान के किसी फर्द को मुतय्यन करें जो इस मामले में आपकी मदद करे। हर सर्जन का तरीका इलाज मुख्तलिफ हो सकता है। आपका सर्जन खून पतला करने के लिए कोई और दवा भी तजवीज कर सकता है, लिहाजा ये बात भी इंतहाई अहम है कि आप अपने मखसूस सर्जन की जारी करदा हिदायत पर अमल करें। अगर सर्जरी करवाने के बाद 1 साल के अरसे के दौरान आपको अपने दांतों के इलाज मुआलजे की जरूरत पड़े, तो यह बात अहम है कि आप किसी मुतअद्दिद इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट से कब्ल एंटीबायोटिक्स ले लें। खो आपने सिर्फ दांतों की सफाई ही करवानी हो, अगर अगले 12 माह के दौरान आप अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाने का इरादा रखते हैं, तो इनसे राब्ता कर लें कि वो आपके चार्ट पर निशानदेही कर ले, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट से कब्ल वो इस बात से बाखबर रहे कि आपने सर्जरी करवाई है। आपके दांतों के डॉक्टर या आपके फैमिली डॉक्टर भी आपके लिए मतलूबा दवा तजवीज कर सकते हैं। आपके दांतों का डॉक्टर आपको मतला कर देगा कि इसका तरीका कार क्या होता है। अपने सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे के बगैर गाड़ी हरगिज न चलाएं। अगर आप इनकी इजाजत के बगैर गाड़ी चलाएंगे तो किसी भी हादसे की सूरत में आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं देगी। आपकी सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते बाद आपके डॉक्टर आपको गाड़ी चलाने की इजाजत दे सकते हैं। इजाफी तौर पर आप किसी किस्म की मुनशियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में गाड़ी चलाने में दुश्वारी पेश आ सकती है। सर्जरी कराने के बाद कम से कम 3 माह तक लंबा सफर हरगिज न करें। इसमें गाड़ी का सफर और हवाई सफर दोनों शामिल हैं। ज्यादा देर तक बैठने से आपकी सर्जरी वाले हिस्से में सख्ती आ सकती है, जो आपकी चाल ढाल पर असर अंदाज हो सकती है और इजाफी तौर पर इससे खून के जमने का खदशा हो सकता है। बराए मेहरबानी अगर आपके जहन में किसी किस्म के सवालात या खदशात हो तो अपने डॉक्टर, नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट को इससे मतला करने में आर महसूस न करें, या आप मजीद मालूमात अपने मरीजों के किताबचे से हासिल कर सकते हैं।